नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूँ रुचिका सैनी, आपकी बीएसटी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट के सॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इससे पहले आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पे इससे पहले का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नीचे दिए गए अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर। पहला है, प्रबंधकीय क्रियाओं में कार्य विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था? हेनरी फ्योल द्वारा दिया गया था। सेकंड है, व्यवसाय में लाभांश का वितरण डैश को किया जाता है, किसको? अंशधारकों को। थर्ड है, नियोजन का अर्थ है भविष्य के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करना तथा उन्हें प्राप्त करने के उपाय तय करना, ये नियोजन का अर्थ है। फोर्थ है, विकेंद्रीकरण से आशय है संगठन के निचले स्तरों को निर्णय लेने का अधिकार सौंपने से है, यानी संगठन के ऊपरी हिस्से से उच्च स्तर से निचले स्तर तक निर्णयों को लेने का अधिकार देना। भर्ती के आंतरिक स्रोत हैं दो, एक है पदोन्नति और दूसरा यहाँ पे है स्थानांतरण। आगे है अपना एनकोडिंग, संचार प्रक्रिया का एक तत्व है, यानी कि संचार प्रक्रिया में आपके एक तत्व आता है जो कि है एनकोडिंग। नेक्स्ट है, प्रबंध अंकेक्षण का अर्थ है प्रबंधकीय कार्यों एवं नीतियों का मूल्यांकन करना, यानी जो भी प्रबंधकीय कार्य किए गए हैं, नियोजन लिया गया है, संगठन किया गया है, नियंत्रण किया गया है, उन सभी जो कार्य हैं उनका और नीतियों का क्या करना? मूल्यांकन करना। नेक्स्ट, संप्रेषण की प्रभावशीलता बढ़ाने के दो बिंदु हैं। जब संप्रेषण बहुत ही अच्छा हो, उसकी प्रभावशीलता बढ़े, तो इसके दो बिंदु होते हैं। पहला, स्पष्ट संदेश होना चाहिए, दूसरा प्रतिक्रिया और फीडबैक भी हमें पॉजिटिव मिलना चाहिए। नेक्स्ट है, व्यवसाय में कार्यशील पूंजी का उपयोग। कार्यशील पूंजी यानी ऐसी पूंजी जो कि दैनिक कार्यों के खर्चे के लिए प्रयोग में की जाती है, इसे हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। और कार्यशील पूंजी का उपयोग दैनिक खर्चों में, कच्चे माल की खरीद में और मजदूरी के भुगतान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, पैकेजिंग के कितने स्तर हैं? तो पैकेजिंग के 3 स्तर हैं। पहला है हमारा प्राथमिक स्तर, दूसरा है हमारा द्वितीयक स्तर और तीसरा है हमारा तृतीयक या फिर परिवहन स्तर। नेक्स्ट है, वस्तु का मूल्य निर्धारण करते समय उत्पादन लागत, मांग और प्रतिस्पर्धा का ध्यान रखना चाहिए, यानी जब भी हमें वस्तु की कीमत या मूल्य निर्धारित करना है तो हमें उस पर कितनी लागत आई थी और उसकी मांग बाजार में क्या है और दूसरा अन्य प्रतिस्पर्धी क्या है, उनकी योजना क्या है, इस पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, प्रभावी निर्देशन से व्यवसाय में अनुशासनपूर्ण एवं प्रेरणादायक वातावरण का निर्माण होता है, किससे? प्रभावी निर्देशन से। नेक्स्ट है, प्रबंध एक कला है, क्योंकि प्रबंध को कला क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें व्यक्तिगत कौशल, अनुभव और सृजनशीलता और व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट, व्यवसायिक पर्यावरण के 4 घटक या फिर हम कह सकते हैं 4 आयाम है। पहला है आर्थिक पर्यावरण, दूसरा है सामाजिक पर्यावरण, तीसरा है राजनीतिक पर्यावरण और चौथा है तकनीकी पर्यावरण। नेक्स्ट है, उपभोक्ता अधिकार व अधिकार हैं। यहाँ पे उपभोक्ता अधिकार किसे कहते हैं पूछा गया है, तो ये वह अधिकार हैं जो उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने तथा उचित मूल्य, गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए जाते हैं। जैसे यहाँ कुछ अधिकार दिए हैं, पहला है सूचना का अधिकार, दूसरा है सुरक्षा का अधिकार आदि। नेक्स्ट है, विपणन में बिक्री की अवधारणा का अर्थ बताइए। तो बिक्री की अवधारणा का अर्थ है अधिक बिक्री पर बल देना और उपभोक्ताओं को आक्रामक प्रचार एवं बिक्री तकनीकों से वस्तु खरीदने के लिए क्या कर देना? प्रेरित करना, ताकि उपभोक्ता ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वस्तुओं को खरीदें। नेक्स्ट है, नियंत्रण की 4 आधुनिक तकनीकें। तो आज 4 आधुनिक तकनीकें हैं: बजटीय नियंत्रण, निवेश पर प्रतिफल, प्रबंध अंकेक्षण और सांख्यिकी रिपोर्ट। नेक्स्ट है, एक असंतुष्ट उपभोक्ता अपनी शिकायतों का निवारण कहाँ करता है? उपभोक्ता संरक्षण परिषद में, या हम कह सकते हैं उपभोक्ता न्यायालय के माध्यम से करेगा। नेक्स्ट है, सोपान श्रृंखला का अर्थ बताइए, यानी कि स्केलर चेन। संगठन में उच्चतम प्रबंध से लेकर निम्नतम स्तर तक अधिकार और आदेश की एक सीधी श्रृंखला होती है, इसे पदानुक्रम के रूप में दर्शाया गया है। देखिए, ये आपकी श्रृंखला है, यहाँ से ए से लेकर बी सी डी ई एफ, तो ये है हमारी एक श्रृंखला जहाँ पे ए उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी बी और बी से निम्न अधिकारी सी, सी से निम्न अधिकारी डी और फिर ई और एफ के बाद एफ के अंदर
अधिकार और आदेश की सीधी श्रृंखला है। इसी प्रकार से ये दूसरी श्रृंखला दी रखी है जो भी इसी तरीके से है। ए यहाँ उच्च अधिकारी है जो कि एल को, और एल एम को, और एम एन को, और एन ओ को, और ओ पी को यहाँ पे अधिकार और आदेश देता है। तो ये है हमारा सोपान श्रृंखला जो कि किसने दी थी? फ्योल ने। नेक्स्ट है प्रबंध के संबंध में विधि है कार्य करने का निर्धारित तरीका, और प्रक्रिया कहते हैं हम कार्य को चरणबद्ध ढंग से पूरा करने की एक प्रणाली। नेक्स्ट है एक असंतुष्ट उपभोक्ता अपनी शिकायतों का निवारण उपभोक्ता न्यायालय जो कि जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग कहते हैं या उपभोक्ता संरक्षण परिषद के माध्यम से करता है। नेक्स्ट सोपान इसके अलग श्रृंखला वह क्रम है जिसमें संगठन में उच्चतम स्तर से निम्नतम स्तर तक अधिकार एवं आदेश प्रभावित होते हैं। जैसे शीर्ष प्रबंध जिसके अंदर आपका ए अधिकारी बैठा है, इसके बाद मध्य प्रबंध जिसके अंदर आपके बी सी डी ई और इस वाली रेखा में एल एम एन ओ बैठे हैं, और निम्न प्रबंध जिसे हम एफ मान सकते हैं, और अंत में आ जाते हैं हमारे कर्मचारी जो इससे नीचे कार्य करते हैं। नेक्स्ट है प्रबंध के संबंध में विधि यानी कि मेथड कार्य करने की निर्धारित तो सही तरीका, प्रक्रिया किसी कार्य को चरणबद्ध रूप से पूरा करने की प्रणाली है, और केंद्रीकरण है कि जब निर्णय लेने का अधिकार हम शीर्ष प्रबंध के पास होता है, यानी कि पूरा का पूरा अधिकार मान लीजिए एक शीर्ष प्रबंध के पास है, जैसे कि ए, वो अपने अधिकारों को प्रत्यारोपित नहीं करता, यानी कि अपने जो अधीनस्थ हैं उनको कार्य नहीं सौंपता है। ये है केंद्रीकरण। नेक्स्ट है उदाहरण सभी महत्वपूर्ण निर्णय मुख्य कार्यालय द्वारा लिए जाते हैं, जैसे हमारे उदाहरण में हो गया ए। विकेंद्रीकरण क्या है? जब निर्णय लेने का अधिकार निचले स्तरों को सौंपा जाता है, उदाहरण शाखा प्रबंधक को स्थानीय निर्णय लेने की स्वतंत्रता। अब जैसे मान के चलिए ए उच्च प्रबंधक है और इसके नीचे कार्य करते हैं बी और सी जो कि शाखा प्रबंधक है, तो बी शाखा प्रबंधक को भी निर्णय लेने का अधिकार है और सी शाखा प्रबंधक को भी अपने क्षेत्र के निर्णय लेने का अधिकार है। तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं विकेंद्रीकरण। पूंजी संरचना में निम्न मदें शामिल होती है। पहला इक्विटी शेयर पूंजी, दूसरा प्रेफरेंस शेयर पूंजी और तीसरा है डिबेंचर। दीर्घकालीन ऋण इसके अंदर शामिल होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं दीर्घकालीन उत्तरीय प्रश्न पर, जिसमें है औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन के अपन को गुण बताने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे औपचारिक संगठन के गुण दिए गए हैं। तो गुण में किसके? औपचारिक यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो ऑफिसेज वगैरह में आपको मिलता है। स्पष्ट अधिकार होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं, यानी सबको यहाँ पे पता है कि उन्हें क्या कार्य करना है और उनके क्या अधिकार हैं। कार्य में अनुशासन होता है और नियंत्रण आसान होता है। अब जब हमें पता है किसको क्या कार्य दिया गया है तो ये कार्य करने में भी आसान होता है, अनुशासन भी होता है, नियंत्रण भी इसमें आसान हो जाता है और हम कार्य की जवाबदेही भी ले सकते हैं। अब वहीं औपचारिक संगठन के दोष की बात करें तो कठोरता होती है, इसमें संचार में देरी हो जाती है। अनौपचारिक संगठन के गुण पे चले तो यहाँ पे त्वरित संचार होता है। अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल संगठन कहते हैं जो कि ये आपसी विचार मिलने पर या मित्रता वगैरह हम इसमें शामिल कर सकते हैं। त्वरित संचार होता है, कर्मचारियों में सहयोग होता है। और अनौपचारिक संगठन के दोष की बात करें तो यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा अफवाहें फैलाई जाती है और औपचारिक आदेशों में भी बाधा आती है। यह अधिकार प्रत्यायोजन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, इसके तत्व बताइए। तो अधिकार प्रत्यायोजन है कि कार्य को सौंपना, अधिकार भी सौंपना, कार्य के साथ साथ हमें अधिकार भी सौंपने पड़ेंगे और अधिकार सौंपने के बाद जवाबदेही या फिर उत्तरदायित्व निर्धारित करना। नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत बताइए। तो पहला है अंगूठा टेक नियम नहीं बल्कि विज्ञान, ये दिया था सिद्धांत वैज्ञानिक प्रबंध का टेलर ने। कार्य को वैज्ञानिक अध्ययन व विश्लेषण के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि अनुमान से। और दूसरा है व्यक्तिगतवाद नहीं बल्कि सहयोग, यानी प्रबंधन और कर्मचारी के बीच आपसी सहयोग से ही अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है। यानी सिर्फ कर्मचारी को अपने लिए ही नहीं सोचना चाहिए बल्कि यहाँ पे सबके साथ सहयोग के बारे में सोचना चाहिए, सबके साथ मिलजुल के कार्य करना चाहिए और संगठन का जो उद्देश्य है उसे सर्वोपरि रखना चाहिए। नेक्स्ट है हेनरी फ्योल के सिद्धांत समझाइए। हेनरी फ्योल के सिद्धांत समझाइए। तो पहला है व्यवस्था, संगठन में सही व्यक्ति और सही स्थान और सही वस्तु को सही जगह पर रखना व्यवस्था कहलाती है। पहल क्षमता, कर्मचारी को नए विचार प्रस्तुत करने और उन्हें लागू करने का अवसर देना चाहिए। सहयोग की भावना, संगठन में टीम भावना और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। वहीं अनुशासन, नियमों का पालन करना, आज्ञाकारिता और शिष्ट आचरण इसमें शामिल है। संगठन में सही व्यक्ति को सही स्थान और सही वस्तु को सही जगह पर रखना क्या कहलाता है? हमारी
व्यवस्था कहलाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आंतरिक व बाह्य भर्ती स्रोतों की तुलना करें तो आंतरिक स्रोत में पदोन्नति व स्थानांतरण शामिल है। आंतरिक स्रोत के लाभ की बात करें तो इसमें कम लागत आती है और इसमें कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। हानि की बात करें तो हमारे पास सीमित विकल्प होते हैं, यानी संगठन में ही जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनमें से ही हमें चुनना पड़ता है। और बाह्य स्रोत की अगर बात करें तो इसमें विज्ञापन और रोजगार कार्यालय इसके उदाहरण है। इसके लाभ की बात करें तो नए विचार यानी कि नए कर्मचारियों का स्वागत होता है, नए व्यक्तियों से और नई योग्यताओं से पहचान होती है, नए विचारों से पहचान होती है। और हानि की बात करें तो इसमें अधिक लागत आती है, क्योंकि परीक्षाएं, साक्षात्कार ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित करने होते हैं और प्रशिक्षण जैसे कार्य भी इसमें किए जाते हैं, इसलिए इनकी लागत अधिक है। और समय की बात करें तो इसमें समय भी काफ़ी लग जाता है। प्रभावी नियोजन की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो प्रभावी नियोजन यानी कि प्लानिंग, जो नियोजन है उसकी विशेषता है कि स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए और आपके कार्यों में लचीलापन होना चाहिए और सैद्धांतिक नहीं बल्कि आपके किए गए कार्य व्यवहारिक होने चाहिए। भविष्य को उन्मुख यानी भविष्य को देखते हुए आपको योजनाएं बनानी चाहिए और निरंतर प्रक्रिया यानी कि एक बार बनाकर नियोजन नहीं रखना चाहिए बल्कि आपको लगातार समय के आधार पर परिवर्तन करना चाहिए। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। प्रभावी नियोजन हेतु रणनीति। प्रभावी नियोजन के लिए लचीली, उद्देश्य केंद्रित और दीर्घकालीन रणनीति को अपनाना चाहिए जो आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक और प्रतिस्पर्धात्मक आयामों को ध्यान में रखें। 18 है अब्राहम मैस्लो के आवश्यकता क्रम श्रृंखला को बताना है। तो मैस्लो ने के अनुसार मानव आवश्यकताएं 5 स्तरों में होती है। कितनी? 5 स्तरों में। तो देखिए यहाँ पे हम इसके स्तर देख रहे हैं। सबसे पहले है शारीरिक स्तर, जिसमें भोजन, कपड़ा और शेल्टर शामिल है। वहीं दूसरा है सुरक्षात्मक, जिसमें शारीरिक सुरक्षा है। जब हमारी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी तो हम सुरक्षात्मक आवश्यकताओं पे बढ़ते हैं। जब सुरक्षात्मक आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो हम सामाजिक आवश्यकताओं पे बढ़ते हैं। और जब सामाजिक संबंध की आवश्यकताएं खत्म हो जाती है तो हम सम्मान, स्वीकृति या मान्यता के ऊपर इन आवश्यकताओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। और जब ये आवश्यकताएं भी संतुष्ट हो जाती है तो हम आत्मसंतुष्टि यानी कि 5वीं आवश्यकता के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि सर्वोपरि है। ये डायग्राम आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप बात करते हैं शारीरिक आवश्यकताओं की, जो सबसे निचले स्तर पे आती है। इसमें भोजन, पानी, कपड़ा, मकान आपके शामिल है। वहीं जब ये आवश्यकताएं पूर्ण होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, जिसमें नौकरी या सुरक्षा, नौकरी, पेंशन जैसी चीज़ें इसमें शामिल है। जब इसकी भी पूर्ति हो जाती है तो आवश्यकता उत्पन्न होती है सामाजिक आवश्यकता, यानी कि अब व्यक्ति को स्नेह और मित्रता की आवश्यकता होती है। और जब ये आवश्यकताएं भी पूरी हो जाती है तो सम्मान आवश्यकताएं आती है, यानी कि व्यक्ति चाहता है कि उसका समाज में मान सम्मान बढ़े। और अंत में आती है हमारी आत्म साक्षात्कार, यानी कि स्वयं का विकास व्यक्ति करना चाहता है। तो इस आवश्यकता को हम सर्वोत्तम रखते हैं, लेकिन ये सारी आवश्यकताओं की पूर्ति निरंतर रूप से होनी चाहिए। और एक आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात दूसरी आवश्यकता का जन्म होता है। अब इसका व्यक्तिगत उदाहरण देखें तो सबसे पहले व्यक्ति चाहता है कि उसकी नौकरी लगे। नौकरी के बाद वो चाहता है कि उसे पेंशन जैसी सुविधाएं मिलती रहे, यानी कि उसे सुरक्षा मिलती रहे। और अंत में वो चाहेगा कि उसे अब सम्मान मिले। इसी प्रकार संगठनात्मक उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे कोई भी संगठन चाहता है कि कर्मचारियों को पहले वेतन दे और उसके बाद वेतन देने के पश्चात एक निश्चित वेतन देने के बाद कर्मचारी को जॉब की सिक्योरिटी दे, यानी कि जॉब के प्रति उसकी जो जोखिम है उसे ख़त्म कर दे। और अंत में पदोन्नति की आवश्यकता, यानी संगठन अब चाहता है कि व्यक्ति को वो पदोन्नति भी प्रदान करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अगले भाग के अंदर हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।